हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इलास्टिसिटी का ये केस सॉल्व करेंगे कि अगर कोई कोनिकल वायर है और इससे हम कोई वेट लटकाते हैं तो इस वायर में कितना एक्सटेंशन आएगा। जैसे एक केस हम सॉल्व कर चुके हैं कि अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई वायर होता तो उसमें कितना एक्सटेंशन आता है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कोनिकल वायर है और उस कोनिकल वायर का अपर क्रॉस सेक्शन ये था और लोअर क्रॉस सेक्शन ये था। ये उसकी एक्सिस है। क्लियर? इस रेडियस की वैल्यू r1 गिवन है, इस रेडियस की वैल्यू r2 गिवन है और इसकी जो टोटल लेंथ है दैट इज l, मतलब ओरिजिनल लेंथ इज l। ठीक है ना? यंग्स मॉडुलस की वैल्यू y के इक्वल है, कैपिटल Y। यंग मॉडुलस को Y से लिखते हैं ना। ठीक? फिर उसने क्या किया, फिर उसने बोला कि इसका अपर एंड फिक्स कर दो। तो अपर एंड हमने किसी सीलिंग से फिक्स कर दिया ऐसे। लोअर वाले पोर्शन पर कोई मास लटका दिया, तो जब मास लटका देंगे तो इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन आएगा। और हमें एक्चुअली वही एक्सटेंशन निकालना था जो हमने मास लटकाया, उस मास की वैल्यू मान लेते हैं कैपिटल है। एक और बात कि ये जो वायर था ना दैट इज लाइट। लाइट का मतलब मैं मान लेता हूं कि दैट इज मासलेस। उसका मतलब है कि इस वायर का मास इस मास के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो मैं उस वायर के मास को नेग्लेक्ट भी कर सकता हूं। क्लियर? अब इसकी लेंथ बढ़ चुकी है, अब इसकी लेंथ बढ़ करके ये वाली L प्लस स्मॉल l हो चुकी है। क्लियर? हमसे या तो पूछ सकता है कितना एक्सटेंशन हुआ, और या ये बोल सकता है कि फाइनल एक्सटेंडेड लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है ना? ये हमारा प्रॉब्लम है। कैसे स्टार्ट करते हैं? यंग्स मॉडुलस के बारे में पता है क्या? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अगर हमें एक्सटेंशंस निकालने हैं तो यहां पे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जगह जगह बदल रहे, तो एक्सटेंशन का स्ट्रेन जब लिखेंगे तो क्या लिखते हैं? स्ट्रेस का मतलब है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इस तरीके से। क्लियर? लेकिन यहां पे डायरेक्टली इसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। रीजन ये कि एरिया की वैल्यू जगह जगह पे चेंज हो रही है। ठीक है ना? मैंने तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है कि यंग मॉडुलस डिफाइन कैसे होता है, वो मैंने लिख दिया। तो अगर हमें एक्सटेंशंस निकालने तो हमें छोटे छोटे पार्ट के निकालने पड़ेंगे। तो पहले कोई ओरिजिनल एलिमेंट लेते हैं, राइट? ओरिजिनल एलिमेंट सपोज मैंने बोल दिया कि एक प्लेन इधर बनाते हैं, एक प्लेन इधर बनाते हैं, और ये वाली डिस्टेंस मान लेते हैं कि दिस इज x, और इस वाली एलिमेंट की थिकनेस को मान लेते हैं dx। क्लियर? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी क्या है, एक रॉड, इसको बोल सकते हैं वैसे तो डिस्क है, लेकिन मैं बोलूंगा एक रॉड है। और इस रॉड की लेंथ कितनी? इस रॉड की लेंथ dx है। इसका अपना कुछ रेडियस होगा, स्मॉल r मान लेते हैं। स्मॉल r का मतलब जो रेडियस उसने, ये वाला जो रेडियस r है दैट इज स्मॉल r। ये भी तो एक वायर है ना। क्लियर? और इस वायर की लेंथ कितना है? दैट इज dx, और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। लेकिन जब यहां पे हमने कोई वेट लटकाया होगा ना तो इसकी लेंथ बढ़ चुकी होगी, और लेंथ बढ़ चुकी होगी तो मान लेता हूं कि लेंथ बढ़ करके इतनी हो गई। ये सिर्फ इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसकी लेंथ पहले कितनी थी? dx। अब मान लेते हैं dx प्लस डेल वाई। हाँ, ये वैल्यू ऑब्वियसली बदल चुकी होगी क्योंकि वायर के हर पार्ट में क्या आया होगा? एक्सटेंशन आया होगा। तो इस एलिमेंट जो हमारे लिए कंसर्न था ना,
ये वाला एलिमेंट, हम इसकी इंक्रीमेंट निकाल लेते हैं और फिर सारे एलिमेंट की इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल इंक्रीमेंट की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर? लेकिन शायद जब ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा तो हमें यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब बात आती है क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालें। तो यहां से कुछ ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर देता ऐसे, एक पॉइंट को ए बोलता, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। तो एक ट्रायंगल अगर हम बनाते, उस ट्रायंगल को पूरा इधर ही बना लेते हैं ऐसे बना करके, ये वाला ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट। ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ये वाला 90 आ रहा है और ये दोनों में कॉमन आ रहा है। इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन निकला कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, these triangles are similar. सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है उनके सारे एंगल सेम आ रहे होंगे। तो अगर इस सिमिलैरिटी का हम यूज करें तो बोल सकते हैं कि साइड की रेशियो सेम आते हैं, ठीक है ना। तो चेक करते हैं कौन सी साइड कितनी थी। ये वाला रेडियस R1 गिवन था, दिस रेडियस इज R1, तो ये वाला भी कितना हो गया R1, और ये स्मॉल r था तो ये कितना बचा स्मॉल r माइनस R1। इसका मीनिंग दिस लेंथ इज स्मॉल r माइनस R1। क्लियर? अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल पर। तो ये लेंथ R1 थी, ये वाली R2 थी, तो दिस लेंथ इज R2 एंड दिस लेंथ इज R1, दिस लेंथ इज R2 एंड दिस लेंथ इज R1। तो ये वाली लेंथ पता चल गई कितनी R2 माइनस R1। तो इस लेंथ को लिख सकते हैं दिस इज R2 माइनस R1। क्लियर? फिर हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लिया था, दैट वाज x। तो ये वाली जो लेंथ आ गई दैट इज x, और ये सारे काम हम कर रहे हैं ओरिजिनल स्पीड से। एक्सटेंशन के पहले जो था वो लिख रहे हैं, और यहां से यहां तक की टोटल लेंथ वो कौन की लेंथ थी, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल L। बात समझ में आ गई? हमारा मोटिव क्या था? हमारा मोटिव था स्मॉल r निकालना। तो बोल सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड के रेशियो सेम आएंगे। तो इनकी साइड के रेशियो अगर मैं लिखता तो ऐसे लिख देता हूं स्मॉल r माइनस R1 डिवाइडेड बाई x। इस ट्रायंगल में हमने साइड के रेशियो लिखे एंड दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई L। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। इवन बोल सकते हो कि ये वाला एंगल अगर थीटा होता तो मैंने tan थीटा एक बार इससे लिखा हुआ है और एक बार tan थीटा बड़े वाले ट्रायंगल से लिखा हुआ है। क्लियर? इसको अगली साइड पे ले जाएंगे तो दिस विल बिकम R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय L इंटू x। हमें स्मॉल r की वैल्यू मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर? अगर स्मॉल r की वैल्यू मिल गई तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल गया। अब हम केवल इसी एलिमेंट के लिए कंसर्न्ड है, और इस एलिमेंट के लिए कंसर्न्ड है तो वो एलिमेंट हम यहां बना लेते हैं, राइट। वो एलिमेंट एक्चुअली ये था, ओरिजिनल स्टेट पे बनाते हैं तो ये कितना था dx था, ये वाली लेंथ कितनी थी r की इक्वल थी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। और जब इसका एक्सटेंशन हो चुका है तो एक्सटेंशन के बाद इसकी कहानी बदल गई। अब इसकी कहानी क्या हो गई है कि इसका ये वाली लेंथ अब बढ़ करके dx प्लस डेल वाई हो चुकी है, और ये अभी भी r के इक्वल है। क्लियर? एक्सटेंशन अंडर वेट आया ना कि हमने बाहर से कोई फोर्स लगाया उससे हमने खींच दिया, तो एक्चुअली मैं इसी dy के लिए कंसर्न हूं। ये dy मिल जाएगा तो मैं हर एलिमेंट के लिए जो जो एक्सटेंशन आ रहे हैं ऐड कर दूंगा तो बाहर का टोटल एक्सटेंशन आ जाएगा। तो अब बात आती है कि कितना फोर्स लगा होगा, पहले तो ये पता करते हैं। हमने तो ये m मास लटकाया था और ये पूरा का पूरा मासलेस, इसका मतलब हर जगह
mg का मास ही बैलेंस हुआ होगा, इसका अपना खुद का मास तो है नहीं, तो हर जगह जो फोर्स आने वाला है दैट फोर्सेस F इक्वल टू mg आने वाला है। क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो यहां पे भी जो फोर्स आया है ना, दिस फोर्स इज कैपिटल mg। अब मैं अगर यंग मॉडुलस का रिजल्ट लिखूंगा तो बोलूंगा यंग मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर, तो यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इस वायर का स्ट्रेन बता सकते, स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ में चेंज कितना आ गया, दैट इज डेल वाई, एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल dx। इसको मैंने y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और स्ट्रेस को हम लिखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस थे ना, अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन थे और इसका रेडियस r के इक्वल था, तो इस पार्ट का जो एरिया आएगा दैट एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो दैट इज पाई इंटू दैट इज r1 प्लस r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l x इसका स्क्वायर। इस एरिया की वैल्यू पुट कर देते, राइट। इस एरिया की वैल्यू पुट करेंगे तो पाई टाइम्स कितना था, दैट वाज r1 प्लस r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l इंटू x और इसका होल स्क्वायर। हमारा कंसर्न क्या था, इस बेचारे छोटे से एलिमेंट की लेंथ में कितना चेंज आ गया, मतलब dy की वैल्यू कितनी। तो अगर dy निकालना था तो लिख देते हैं यहां से डेल y इज इक्वल टू mg पहले से ही था, एक यहां से dx मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय y की वैल्यू पाई पहले से था और अंदर लिखा हुआ था, ऐसे लिख देते हैं r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l इंटू x और प्लस r1 और इसका होल स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्लियर, ये तो हमें एक्सटेंशन मिला किसका, छोटे से एलिमेंट का मिला, और ऐसे कितने एलिमेंट है ये भी चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल स्टेट पे जाते हैं और देखते हैं एक एलिमेंट यहां था, एक यहां था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, सब जगह एलिमेंट्स थे, तो सब में कुछ कुछ एक्सटेंशंस आ रहे होंगे। तो सारे एक्सटेंशंस को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें टोटल एक्सटेंशन मिलेगा, और कॉन्टिन्यूअस लेवल पर जो भी एडिशंस होते हैं हम उन्हीं को बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन। तो इसी को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और टोटल एक्सटेंशन को हमने माना था दैट इज स्मॉल एल। पहला एलिमेंट कहां पर मिलेगा, तो पहला एलिमेंट मिलेगा यहां पे, और इस जगह के लिए x की वैल्यू 0, और आखिरी एलिमेंट यहां पर मिलेगा, तो इस जगह पर x की वैल्यू कैपिटल एल की इक्वल होगी। तो हमें लिमिट्स भी मिल गई कि इस इंटीग्रेशन को हमें परफॉर्म करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कैपिटल। बस समझ में आ गई। mg बाई पाई वाई कांस्टेंट है, क्लियर। तो mg बाई पाई वाई बाहर निकाल लेते हैं, mg डिवाइडेड बाई पाई वाई, ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, और फिर इंटीग्रेट हमें किससे करना था, इंटीग्रेट हमें करना था dx डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको एक बार पहले साइड पे लिख लेते हैं, दिस इज dx डिवाइडेड बाय r1 r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स प्लस r1 इसका फुल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं, r2 माइनस r1 बाय l प्लस r1 का फुल स्क्वायर। क्लियर, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल L। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, mg बाई पाई वाई तो पहले से ही लिखा हुआ था, पहले लिख लेते, और ये लिखा है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब कभी इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से a से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आने वाला है, r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई l, और फिर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना, दैट विल बी माइनस 1 अपॉन r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय l इंटू एक्स और प्लस r1।
1 अपॉन, जैसे मैंने जो इंटीग्रेशन किया वो एक्चुअली ये किया, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इंटीग्रल, तो दिस इज 1 अपॉन ए, इसका स्क्वायर था एक्चुअली माइनस 1 अपॉन ए एक्स प्लस, एक्चुअली एक्स का स्क्वायर लिखा है ना, तो एक्स टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स आएगा। तो ये हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज किया। अब हमें केवल बचा है क्या, लिमिट्स पुट करना बचा है। तो यहाँ पे माइनस लिमिट्स क्या आती, 2000 फ्रॉम 0 टू एल। अपर लिमिट लिखोगे नेगेटिव आएगा, लोअर लिमिट लिखोगे पॉजिटिव आएगा, राइट। एक माइनस ऑलरेडी लगा है ना, तो हम क्या करते हैं पहले, या ठीक है प्रॉपरली कर लेते हैं, माइनस एम जी डिवाइडेड बाई एल ऊपर कर दो, पाई वाई आर टू माइनस आर वन, और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो पहले एल लिखोगे, दिस विल बी 1 अपॉन आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाई एल इंटू एल प्लस आर वन, फिर माइनस साइन लगाएंगे, माइनस हमने ऑलरेडी बाहर कर लिया, दिस बिकम्स 1 अपॉन आर वन, ये एल और एल कैंसिल हो गया, इसके बाद ये आर वन और आर वन कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स 1 अपॉन आर टू माइनस 1 अपॉन आर वन। हमें पता है आर वन की वैल्यू वैसे छोटी थी, तो आर वन की वैल्यू छोटी तो ये टर्म बड़ा है, तो इस माइनस को भी अंदर कर देते हैं, तो दिस बिकम्स एम जी डिवाइडेड बाई पाई वाई आर टू माइनस आर वन, और ये बन जाएगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, दिस इज 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर भी एक एल आने वाला है, तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो एम जी इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू वाई इंटू आर टू माइनस आर वन, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा आर टू माइनस आर वन एंड डिवाइडेड बाई आर वन इंटू आर टू। ये वाला आर टू माइनस आर वन इसके साथ कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो यहां से हमें एक्सटेंशन एल की वैल्यू पता चल गई, एंड दैट इज एम इंटू जी इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू वाई इंटू आर वन इंटू आर टू। क्लियर। अगर हमसे बोलते हैं एक्सटेंडेड लेंथ कितना है, तो ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल था, उसमें इतना ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, एक्सटेंडेड लेंथ मिल जाएगा। तो अगर हमसे फाइनल लेंथ पूछता है तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल प्लस एक्सटेंशन, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें भी एल आ रहा है, एल बाहर निकाल लो, राइट। एल को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस एम जी डिवाइडेड बाई पाई वाई आर वन आर टू, and this will be our final length. Clear? I think elasticity का अच्छा सा क्वेश्चन था, और मैंने एक एक स्टेप को अच्छे से सॉल्व किया है क्लियरली, बिल्कुल, तो क्लियरली समझ में भी आ गया होगा।